चैप्टर नंबर 3 हमने लास्ट क्लास में करा था लोक अदालत का कॉन्सेप्ट। लोक अदालत क्या होता है? जहाँ पे फ्री एंड स्पीडी जस्टिस सिस्टम दिया जाता है। हमारे यहाँ पे लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है वो पंचायत वगैरह में, न्याय पंचायत वगैरह के कॉन्सेप्ट से, मतलब काफी पुराना विलेज लेवल पे होता आया है। उसको देखा देखी हमने मॉडर्न एक लोक अदालत का कॉन्सेप्ट निकाला, जिसमें गरीब, SC ST, विमेन, जो भी डिप्रेस क्लास है, उन सबको फ्री में उनका केस सॉल्व करा जाएगा, उनको न्याय जस्टिस दिलाया जाएगा स्पीडी एंड एफिशिएंट मेथड के अंदर। एंड लोक अदालत के परव्यू के अंदर तीन आपके टाइप ऑफ कोर्ट्स आते हैं, जिनको नालसा, सल्सा और डलसा कहते हैं। नालसा में नेशनल सर्विस लीगल अथॉरिटीज, एंड देन आपका सल्सा में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, एंड आपका डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये तीन लेवल पे लोक अदालत सेटअप करी गई हैं, जिनका नाम नालसा, डालसा एंड सालसा होता है। ये हमने जो है आपका लोक अदालत का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये भी जो है आपकी ADR टेक्निक का पार्ट बनता है। उसके बाद अब हम आते हैं आपका लोक, नहीं, अब हम आएंगे आपका लोकपाल लोकायुक्त से पहले ओम्बड्समैन। आज हम ओम्बड्समैन का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सो सो ओम्बड्समैन जो है, ये वर्ड जो है स्वीडिश, डैनिश एंड नॉर्वियन टर्म है, नॉर्वे से लिया गया टर्म है। इंटरनेशनल लेवल पे आप ये ओम्बड्समैन यूज करते हो, जिसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। तो सबसे पहले नॉर्वियन टर्म आपको पेपर में करके आ सकता है, ओम्बड्समैन का नॉर्वियन मतलब क्या है? दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद ये जो ओम्बड्समैन है, उसको आप लेजिस्लेचर भी हायर कर सकता है, एग्जीक्यूटिव भी हायर कर सकता है, या कोई प्राइवेट अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन भी अलग से इसको हायर कर सकती है। तो इसकी हायरिंग जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी हो सकता है। ओम्बड्समैन का मेन काम क्या होता है? इज टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स एंड अटेम्प्ट टू रिजॉल्व देम थ्रू रिकमेंडेशन और मीडिएशन। तो ओम्बड्समैन का वैसे मेजरली क्या काम होता है कि कहीं पे कोई गड़बड़ हो रही है, उसे इन्वेस्टिगेट करोगे। अगर कोई कंप्लेंट आके कर रहा है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसका जो है उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करना, प्लस उस मामले को सॉल्व करवाना थ्रू मीडिएशन, और अपना डिसीजंस देना विच आर नॉट बाइंडिंग, रिकमेंडेशन देना, नॉट एग्जैक्टली डिसीजंस, रिकमेंडेशन देना जो कि नॉन बाइंडिंग होती है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ओम्बड्समैन जो है उसका एक और काम होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से लोगों के हक को नुकसान पहुंच रहा है, लोगों का काम वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिससे लोगों को जो है मेजर लेवल पे काफी नुकसान फेस करना पड़ रहा है, तो वहां पे ओम्बड्समैन की इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एट द नेशनल लेवल ओम्बड्समैन हैव वाइड मैंडेट टू डील विद द पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। अब आपको बोर्ड में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ओम्बड्समैन जो है सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बना हुआ है, पब्लिक सेक्टर के लिए बना हुआ है, प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं बना हुआ। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के अंदर डील करता है, दोनों पे नजर रखने का काम करता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, मोस्ट इम्पोर्टेंटली बैंकिंग सेक्टर के अंदर, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, ये लोग लोगों के हकों को, ये जो बैंक्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोगों के हक को खत्म तो नहीं कर रही हैं, किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, दोनों पे नजर रखते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि आप देखेंगे कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है, एंड आपका जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसके अंदर भी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन होता है। तो अगर आपको इंश्योरेंस की सर्विसेज ठीक से नहीं मिल रही है, आपका क्लेम ठीक नहीं हो रहा, तो आप ओम्बड्समैन को अपील कर सकते हो कि ये आपकी जो ये वाला जो है कंपनी, ये मेरे को जो है मेरी सर्विसेज, मेरा इंश्योरेंस नहीं दे रही है, या आप किसी बैंक की ब्रांच का करना चाहो तो उस बैंक के ओम्बड्समैन को आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों में अप्लाई होते हैं। गुनगुन, नेक्स्ट पैराग्राफ, रुक जाओ। जैसे हमने पढ़ा, ओम्बड्समैन जो है जनरली आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आता है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल के ऊपर इस पोजीशन को, ओम्बड्समैन की पोजीशन को नाम दिया है चीफ विजिलेंस ऑफिसर। एंड चीफ विजिलेंस ऑफिसर अपना काम फ्रीली कर पाए, वो किसी आपका लेजिस्लेचर या किसी मंत्री या किसी एग्जीक्यूटिव के दबाव में ना आए, इसके लिए उनका एक सेपरेट कमीशन सेटअप किया गया है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नाम मेंशन नहीं था, इसको अलग से बनाया गया है, उसको फुल फ्रीडम दी गई है। उस कमीशन का नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो खुद ये चीफ विजिलेंस के ऑफिसर के जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब को सब वो बनाते हैं। इनके ऊपर किसी और का दबाव नहीं होता है, ना लोकसभा का, ना राज्यसभा का, ना एग्जीक्यूटिव का। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो है ये नाम दिया है जिस बंदे को, ये जिस पोजीशन को,
वो सारी जो है इंडिविजुअल्स की बैंकिंग, इंश्योरेंस और बाकी जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, पब्लिक बॉडीज हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, उन सब के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कंप्लेंट आती है, तो आप सीधा चीफ विजिलेंस ऑफिसर को आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चीफ विजिलेंस कमीशन जो है वो सेटअप हुई थी, वन मार्कर है सांथानाम कमेटी के अंडर। ठीक है, तो ये केवी सांथानाम थे, एग्जैक्टली आई डोंट नो हिज नेम। सांथानाम वाज एन आईएएस एंड उसको ये कमीशन सेटअप दी गई थी कि हमारे देश में इरेगुलरिटीज जो हो रही हैं अलग अलग सेक्टर में, उस पर नजर रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसने कहा था एक चीफ विजिलेंस कमीशन आप बनाओ, जिसके अंदर आप चीफ विजिलेंस ऑफिसर को हायर करो, जो कि देश में कहीं पे भी, चाहे प्राइवेट है, चाहे पब्लिक है, चाहे कॉर्पोरेट्स है, अगर वहां पे कुछ भी इरेगुलरिटी हो रही है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो वहां पे आप डायरेक्ट जो है चीफ विजिलेंस ऑफिसर को कंप्लेंट कर सके। सीवीसी जो है एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, पूरे इंडिया में नजर रखने के लिए जो हाईएस्ट मोस्ट इंस्टीट्यूशन बनाया गया है उसका नाम है चीफ विजिलेंस कमीशन। हाँ, सो सीवीसी जो है उसको एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। उसके ऊपर किसी एग्जीक्यूटिव का, किसी लेजिस्लेचर का कोई खास कंट्रोल नहीं होता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनकी प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिव्यूइंग हर चीज को मॉनिटर करने का हक रखता है। उसको सरकारी लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे कहीं पे भी कोई गड़बड़ मिलती है, कोई कंप्लेंट आती है, वो उस मैटर के अंदर लुक इनटू करता है। नेक्स्ट, so there is one advantage and one limitation, not exactly disadvantage, one limitation of the ombudsman system that is happening in our country। ये जो ombudsman होता है ना, इसकी जो सैलरी होती है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर हो गया, या इनका जो भी पोजीशन होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी। इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी का मतलब ये है कि इनका जो भी काम है, अगर ये कोई भी डिसीजन लेते हैं, इससे उनकी वर्किंग प्रोफाइल पे कोई फर्क नहीं आएगा। ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल इन द सेंस कि दे आर इंडिपेंडेंट, द कंप्लेंट्स दैट दे आर हैंडलिंग, they are she examine complaints from the outside the offending state institution, thus avoiding the conflict of interest। conflict of interest ये है कि अगर मैं किसी बैंक में काम कर रही हूँ, मैं किसी स्कूल में काम कर रही हूँ, मैं लोटस सर्कल में काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं लोटस सर्कल के अंदर अपना काम कर रही हूँ और मेरे पास एक कंप्लेंट आ जाती है कि आपके लोटस सर्कल के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब मेरा उसके अंदर अपना पर्सनल इंटरेस्ट है लोटस सर्कल के अंदर, तो क्या मैं बायस होंगी लोटस की तरफ डिसीजन लेते हुए कि नहीं होंगी? बताओ। if i am if I am in charge of lotus सर्कल स्टडी सेंटर, एंड मैं जो हूँ लोटस सर्कल स्टडी सेंटर के अंदर, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है एंड मैं यहाँ का टेक केयर कर रही हूँ, और मैं कंप्लेंट सेल की हेड हूँ, मेरे पास कंप्लेंट आती है और मुझे पता है कि मेरे पति का है और मैं चला रही हूँ सेंटर को, और मैं यहीं की हेड बनी हुई हूँ, और मेरे सेंटर के अगेंस्ट मेरे पास कोई कंप्लेंट आती है कि आपके सेंटर में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या मैं उस बंदे को फेवर करूंगी या अपने सेंटर को फेवर करूंगी? तो इफ आई पर्सनल इंटरेस्ट इन माई सेंटर, तो कहीं ना कहीं मेरा डिसीजन ड्विंडल आउट करेगा। बट जनरली जो ये चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है, इज फ्री फ्रॉम कंट्रोल, ही इज फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर। तो ये जो है अनबायस होकर डिसीजन लेता है, इसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता। चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है और उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर डांट पड़ रही है, उसको कोई पनिशमेंट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो इसमें उस जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है, जो ओम्बड्समैन है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले तो उसको उसके डिसीजन की कोई सजा नहीं मिलेगी। तो इस चीज को लेके वो मेंटली बहुत फ्री हो जाता है एंड अनबायस्ड होकर डिसीजन लेता है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है कि आप किस तरीके का ओम्बड्समैन चूज कर रहे हो। जिस बंदे को पोजीशन मिल रही है, उसका नेचर क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, जैसे तुमने बोला कनिका कि उसकी अपनी पर्सनालिटी है क्या। अगर उसकी पर्सनालिटी बड़ी जजमेंटल सी है और एक तरफ ही रहता है, दूसरी तरफ उसे सोचना ही नहीं है, तो फिर हो सकता है कि डिसीजन गलत है। ठीक है, तो ये ओम्बड्समैन जो है फ्री फ्रॉम एनी रेपरकशन है, वो डिसीजन पूरा मैटर में पूरा झांका झांकी कर सकता है और सही डिसीजन दे सकता है। पर आप किस तरीके के बंदे को ओम्बड्समैन की पोजीशन दे रहे हो, किस तरीके के बंदे को आप चीफ विजिलेंस ऑफिसर बना रहे हो, ये बड़ा मैटर करता है कि वो बंदे की पर्सनालिटी कैसी है। अगर उसकी पर्सनालिटी बायस्ड है, तो वो सही डिसीजन नहीं देगा, वो सही से अपना काम नहीं करेगा। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक आता है लोकपाल और लोकयुक्ता, लोकायुक्ता। हम कहते हैं एक बार कोई सरकारी नौकरी में घुस जाए, ग्रुप ए, ग्रुप बी वगैरह के लेवल पे, फिर तो इनकी जिंदगी सेट है। ये तो कुछ भी करते फिरे, घूस खाते हैं, काम नहीं करते हैं, इनके ऊपर क्या होना है, कुछ नहीं होता इनके ऊपर।
ऐसे ही हमारे मंत्री हैं, एक बार मंत्री बन जाते हैं, एमएलए एमपी बन जाते हैं, क्या रोक टोक है, खूब पैसा खा रहे हैं, खूब गलत काम कर रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री भी तो गलत हो सकता है, उसके ऊपर तो कोई केस नहीं होता। तो इन सब चीजों को देखते हुए लोकपाल बिल आया था, जिसके अंदर, जिसके आप अरीना के अंदर, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेड डी ग्रेड सी, सरकारी जो लेवल है, सरकारी नौकरी का लेवल से लेते हुए आप जो मंत्री हैं, इवन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप उन तक पे केस कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई गलत चीज लगती है तो यू कैन ब्रिंग देम इन द परव्यू ऑफ जुडिशरी, कि आपने कहाँ पे क्या गलत करा है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे। बट ये लोकपाल बिल बहुत सालों के बाद आया, इसको बहुत रोक टोक मिली, कोई इसको लाने को राजी नहीं था। क्यों? क्योंकि मंत्रियों के ऊपर भी अब केस हो सकता था, मंत्रियों के ऊपर क्वेश्चनिंग हो सकती थी, ये पैसा कहाँ से आया, आपके पास ये फंडिंग कहाँ से आई है। आपके जो सरकारी जो थे एग्जीक्यूटिव के लोग थे, उनके ऊपर क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो कोई ये बिल नहीं लाना चाहता था, बहुत ज्यादा मुश्किल से ये लोकपाल और लोकायुक्ता बिल आया। लोकपाल नेशनल लेवल के लिए, लोकायुक्ता स्टेट लेवल के लिए। अब हम उसको पढ़ेंगे। ये बोर्ड का बहुत फेवरेट टॉपिक है, यहाँ पे आपको 4 to 6 मार्क कुछ ना कुछ इलाबोरेटेडली आपको डील करना होगा, मतलब आपको पेपर में आएगा क्वेश्चन 4 to 6 मार्क। तो इस टॉपिक को आपने नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छा रट्टा होना चाहिए, चाहे 6 बार याद करो, चाहे 10 बार याद करो। नहीं आता है मुझसे पूछना। ठीक है, वानी लो। सो हमारे देश में चीफ विजिलेंस कमीशन ये तो वर्क कर ही रही है। चीफ विजिलेंस कमीशन बढ़िया से चल रही है, जो आपका जो है ध्यान रखती है कि किसी तरीके का कोई करप्शन तो नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। उसके अलावा पर्सन्स के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर, हमारे स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसर्स और मंत्रियों के ऊपर नजर रखने के लिए, उनके करप्शंस को चेक करने के लिए 2013 में एक एक्ट पास हुआ, लोकपाल बिल पास हुआ था, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013, जिसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। ये भी ओम्बड्समैन है, बट ये जनरली जो है आपके मंत्री और एग्जीक्यूटिव लेवल्स के ऊपर नजर रखने के लिए गए हैं। लोकपाल अगेन इज अ नेम फॉर केयर टेकर ऑफ पीपल, ही इज एन ओम्बड्समैन इन इंडिया। लोकायुक्ता इज अपॉइंटेड बाय पीपल, is a similar anti-corruption ombudsman organization in Indian states. So Lokpal is for nation level and Lokayukta is for state level. The institution of Lokpal and Lokayukta इनको फॉर्मल रिकॉग्निशन 2013 में मिली थी। एंड ये जो है ब्राइबरी और करप्शन के केसेस, ठीक है, इसके अंदर ये वो वाले केसेस ही देखते हैं कि कोई अपना ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, लोग जो है अपना मैटर रिजॉल्व करवाने आएंगे, मैटर रिजॉल्व करेंगे नहीं। ये स्पेसिफिकली ये देखते हैं ब्राइबरी और करप्शन, क्या ये कोई सरकारी इंसान या सरकारी मंत्री या फिर आपका प्रधानमंत्री है, इनमें से कोई ये सब चीजें तो नहीं कर रहा है, कोई घूसखोरी तो नहीं कर रहा है। एंड इसका जो है काफी इंटरप्रिटेशन, काफी वाइड इसकी एप्लीकेबिलिटी है। एंड इसके अंदर जो पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर है या हिंदुस्तान से बाहर है, हिंदुस्तान से बाहर हमारे जो एम्बेसडर्स काम कर रहे हैं, या हमारी जो ब्रांचेस, हमारे जैसे पीएनबी वगैरह की ब्रांचेस बाहर भी खुली हुई हैं, और भी चीजें हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स बाहर काम कर रहे हैं, तो वो भी अगर करप्शन कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। So it's not just applicable inside India but also to the Indian organization outside India. ठीक है, it is important to note that इस एक्ट के अंदर आपके करंट और एक्स प्राइम मिनिस्टर दोनों आते हैं। तो इस एक्ट के अंदर हमारे करंट मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर दोनों आ सकते हैं। एक्सेप्शंस, किस किस मैटर में आप प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हो? इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी, जो मर्जी करें वो, पब्लिक ऑर्डर, देश की शांति के लिए, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस। इस मैटर को लेके अगर कोई भी डिसीजन हो रहा है, आप उनके ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हो प्राइम मिनिस्टर या एक्स प्राइम मिनिस्टर पे, वो इस परव्यू में इन सब मैटर्स के लिए नहीं आएंगे। एटलीस्ट अब नाउ लोकपाल बिल में किसी मंत्री या किसी भी बंदे के, किसी भी सरकारी मुलाजिम के अगेंस्ट केस करना है, उसके लिए कितने लोगों को हाँ करना होगा? उस जो आपका लोकपाल का जो वो बना हुआ है, कमीशन बना है, उसके अंदर कितने लोगों को हाँ करना होगा? एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकपाल मस्ट अप्रूव सच इंक्वायरी। अगर 2/3 दैट इज 66% लोग कह देते हैं कि हाँ ये मैटर पे इंक्वायरी होनी चाहिए, तो ही इंक्वायरी होगी, वरना इंक्वायरी नहीं होगी। और उसके अलावा जो इंक्वायरी है कैमरा के सामने होगी। लोकपाल जो है इस कंक्लूजन पे आया है, एंड अगर लोकपाल इस कंक्लूजन पे आता है कि ये मामला ठीक नहीं है, या ये जिसके ऊपर केस बन रहा है वो केस नहीं बनना चाहिए, ये बंदा बेगुनाह है, तो वो कैमरा रिकॉर्डिंग पब्लिक को नहीं दी जाएगी। वो कैमरा रिकॉर्डिंग वहीं की वहीं खत्म कर दी जाएगी, साइड करके छुपा दी जाएगी, वो दी नहीं जाएगी, उसको पब्लिश नहीं करा जाएगा, इसको किसी और को पब्लिक लेवल पे नहीं इशू किया जाएगा। ये बात समझ में आई? एक बार पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछो। अभिदीप,
नेक्स्ट पैराग्राफ का निकालेंगे कि आपका जो लोकपाल है, लोकपाल के परव्यू में क्या क्या आते हैं, कौन कौन लोग आते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर तो आ सकता है विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। उसके अलावा आपके मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, आपके ये दोनों भी आ सकते हैं। तो बोथ द हाउसेस के मेंबर्स के ऊपर भी आप केस कर सकते हो। बट देयर इज अनदर वन एक्सेप्शन कि इन्होंने अगर पार्लियामेंट में कुछ बोला है या पार्लियामेंट में कोई वीटो हुआ है, वोट करा है, उसके अगेंस्ट इनके ऊपर केस नहीं होगा, बिकॉज दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। एक मंत्री, एमपी, आपका राज्यसभा या लोकसभा में खड़े होके क्या कहता है, क्या करता है, ये सब चीजों का डिसीजन स्पीकर के हाथ में होता है, किसी और के हाथ में नहीं होता है। तो आप एज अ लोकपाल इनके ऊपर ये केस नहीं कर सकते कि इसने जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लोकसभा या राज्यसभा में खड़े होकर ये कहा या इसको वोट किया, इसलिए हम इसके ऊपर केस कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के थ्रू ये बच जाते हैं विद वट एवर दे डू इन पार्लियामेंट। एक्सेप्ट दैट देर आर ग्रुप ए बी सी डी, गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट लेवल पे जो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं सरकारी, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ई भी होता है, वो लोएस्ट लेवल होता है। ग्रुप ई को नहीं कवर करा है, ग्रुप डी तक इन्होंने कवर कर रखा है लोकपाल के अंडर। ठीक है, तो इसमें पब्लिक सर्वेंट को अपनी एसेट्स भी डिफाइन करनी होगी, क्लियर करनी होगी कि उसके पास ये एसेट है, ये कहाँ से आई। तो उनके जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर भी हमेशा नजर होती है कि इनके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, कितने पैसे की मूवमेंट हो रही है, इनको सब कुछ डिक्लेयर करना होता है। कनिका वो, तो इसकी कॉम्पोजिशन आपने याद करके जानी है कि लोकसभा लोकपाल के अंदर आपका जो हेड होता है उसको चेयर पर्सन कहते हैं। जो पोजीशन किसको मिलती है, या तो वो इंसान पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका हो, या फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो, और या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट या कोई बहुत फेमस जुडिशियल मेंबर रह चुका हो, जिसकी स्पेशल नॉलेज हो, एक्सपर्टीज हो, 25 साल की एटलीस्ट एंटी करप्शन पॉलिसी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, चीफ विजिलेंस ऑफिसर की कमीशन का पार्ट रह चुका। ये ऐसे इंसानों को जो है ये चेयरपर्सन बनाते हैं, जिनका हमेशा जो है या तो वो जुडिशरी के साथ बहुत रिलेटेड है या फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत रिलेटेड है। उसके अलावा लोकसभा लोकपाल के अंदर मैक्सिमम 8 लोग हो सकते हैं एंड 50% उसके अंदर जुडिशियल मेंबर मिनिमम होने चाहिए। उसके अलावा आप एडमिनिस्ट्रेशन के, एंटी करप्शन के, विजिलेंस के, इन तरीके के लोगों को हायर कर सकते हो, बट एटलीस्ट 8 में से 4 लोग आपके जुडिशरी के होने चाहिए। तो जुडिशरी का एक इफेक्ट है, ये जुडिशरी का ही काफी इंपॉर्टेंट एक पार्ट बन जाता है। अभिदीप, ठीक है। सो हम पावर्स ऑफ लोकपाल पढ़ेंगे। लोकपाल की जो पावर है वो इक्वल है पुलिस की तरह, इक्वल है चीफ विजिलेंस कमिश्नर्स की तरह। इसके अंदर ये सुपरिटेंडेंस करेंगे, निगरानी रखेंगे, इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, जस्ट लाइक पुलिस एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। एंड इसके अंदर जो है इंक्वायरी है, प्रोसिक्यूशन विंग है, जिसमें जो है सारे के सारे मटेरियल्स को, एविडेंसेस को गैदर करा जाएगा, पूछताछ करी जाएगी जितने भी अधिकारी हैं उनसे, जहाँ पे जिस पे भी शक होता है। एंड इसके साथ साथ लोकपाल को अगर लगता है कि हमें किसी स्पेशल केस के लिए स्पेशल आपका जो है कोर्ट सेटअप करना चाहिए करप्शन के लिए, तो ये वहाँ पे कोर्ट भी सेटअप करवा देंगे, स्पेशल कोर्ट भी सेटअप करवा देंगे। लोकपाल को फॉलो करते हुए हर स्टेट के अंदर लोकायुक्ता अप्लाई किया गया है। एंड ये जो लोकायुक्ता था इसका ऑर्डर दिया था पार्लियामेंट में जब ये बिल पास हुआ था कि 1 साल के अंदर अंदर सब स्टेट्स के अंदर लोकायुक्ता अप्लाई हो जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी स्टेट थी जहाँ पे ये ऑर्डर आने से पहले ही लोकायुक्ता का कॉन्सेप्ट चल रहा था, जिसमें फेमस है दिल्ली, कर्नाटका, केरला। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं डिड यू नो का। ओनली 19 स्टेट्स इन इंडिया हैव लोकायुक्ता नाउ, इवन नाउ 19 स्टेट्स के अंदर, 19 से लिखा हुआ है आपकी बुक में, कुछ अपग्रेड हुआ है? डिड यू नो में 19 स्टेट्स के अंदर लोकायुक्ता काम करता है। और 1 मार्कर में क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहली स्टेट लोकायुक्ता कहाँ पे आया था? महाराष्ट्र। 1 मार्कर आ चुका है ये सीबीएसई का लास्ट ईयर जो सैंपल पेपर आया था उनमें ये क्वेश्चन उन्होंने दिया था। महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे लोकायुक्ता 1971 में आ चुका था। लोकायुक्ता कहाँ कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे नहीं है। गोवा का बनने की तैयारी में है। यहाँ तक कोई डाउट है पूछो।